हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5, जो चैप्टर का नाम है बच्चों जैव परक्रम। जैव परक्रम में आज का हमारा टॉपिक है श्वसन। अभी तक हमने पोषण कैसे होता है उनके बारे में पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे श्वसन। श्वसन कैसे होगा उनके बारे में देखें जीव जंतुओं में। तो पिछले अनुभाग में हम जीवों में पोषण पर चर्चा कर चुके थे। पहले हमने पढ़ा था कि जीवों में पोषण कैसे होता है। हम लोग अपने पोषण, चाहे पेड़ चाहे पौधे, जो जंतु है वो अपना पोषण कैसे प्राप्त करते उनके बारे में देखे थे। जिन खाद्य पदार्थों का अंतःग्रहण पोषण प्रक्रम के लिए होता है, आपको जिन खाद्य पदार्थों को हम मतलब अपने अंदर लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो पोषण प्रक्रम के लिए होता है। कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान के लिए करती हैं। क्या करती है? जो हम भोजन करते हैं, कोशिकाएं करते हैं, उनका उपयोग करती है विभिन्न प्रकार के जैव प्रक्रम के लिए जो ऊर्जा प्रदान करती है। विविध जीव इससे विभिन्न विधियों द्वारा करते क्या करते हैं? जो विभिन्न प्रकार का जीव है, ये विधियाँ विभिन्न प्रकार का, सबके में जो न्यूट्रिशन को पचाने की जो शक्ति होती है अलग अलग होती है। क्या होती है? ये शक्ति अलग अलग। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विघटित करने के लिए करते हैं। जो कोशिकाएं में जो ऊर्जा बनती है, जो ऊर्जा को प्रदान करती है, उससे क्या होता है? कुछ जीव में क्या होता है? जो भोजन का ऑक्सीजन का उपयोग करके उसको ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में क्या विघटित करते। लेकिन कुछ अन्य जीव होते हैं जो दूसरे उपयोग होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। ऑक्सीजन का यूज इन सभी अवस्थाओं में क्या होता है? पहला चरण पहले ग्लूकोज, फिर 6 कार्बन वाले अणु को 6 कार्बन वाले अणु और फिर 3 कार्बन अणु में पाइरूवेट में क्या विखंडन हो जाता है। अलग अलग जीवों में जो भोजन को विखंडन करने की शक्ति अलग अलग होती है। पहले आपको बता दें कि विखंडन कुछ जीव ऑक्सीजन का उपभोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ग्लूकोज का विखंडन होता है, वो ग्लूकोज को पूर्णतः क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में क्या विखंडित कर देते। लेकिन जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे दूसरे रास्ते के पथ का उपयोग करते हैं, जिसमें क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होता है। क्या ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। इन अवस्थाओं में क्या होता है? पहला जो चरण होता है वो उसमें ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज तो सभी बनता है, ग्लूकोज बनता है। फिर क्या होता है? ग्लूकोज को 6 कार्बन वाले अणु तथा अणु का 3 कार्बन अणु पाइरूवेट में विखंडन हो जाते हैं। जो 6 कार्बन वाले अणु होते हैं, उनका 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में क्या होता है? विखंडन हो जाता है। जिनमें क्या होता है? ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि उन जीवों में क्या होता है कि जो ग्लूकोज का विखंडन होता है, हाँ, ग्लूकोज विखंडन होता है, उसमें क्या होता है? 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन अणु में विखंडन हो जाता है। यह प्रक्रम कोशिकीय द्रव्य में होता है। जो ये प्रक्रम होता है कोशिका के द्रव्य में होता है। कहाँ होता है? कोशिका का द्रव्य होता है। बिना ऑक्सीजन का भोजन का विखंडन करना, ठीक है, ग्लूकोज का विखंडन, ठीक है। इसके पश्चात पाइरूवेट, इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जो पाइरूवेट इथेनॉल था वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में क्या परिवर्तित हो जाता है। पहले चरण में क्या होता है? बिना ऑक्सीजन वाले जीव जो अपने भोज्य पदार्थ को तोड़ते हैं, तो ग्लूकोज से क्या होता है? 6 कार्बन वाले अणु को 3 कार्बन वाले पाइरूवेट में विखंडन होता है, ठीक है। फिर कहता है जो प्रोसेस होता है कोशिका के द्रव्य में होता है। इसके पश्चात क्या होता है? जो पाइरूवेट इथेनॉल का तथा कार्बन डाइऑक्साइड में क्या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तन चेंज हो जाता है, ठीक है। यह प्रक्रम किण्वन के समय ईस्ट में होता है। तो यह प्रक्रम होता है किण्वन के क्या ईस्ट में होता है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु की अनुपस्थिति में होता है। क्या होता है? ये प्रक्रम होता है वायु की अनुपस्थिति में होता है। क्या होता है? वायु की अनुपस्थिति में। इसमें क्या होता है? इसमें अवायु शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवायु शोषण में क्या होता है? पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पाइरूवेट के अणु को विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड अणु देता है। अब क्या होता है? जो पाइरूवेट का विखंडन होता है, पाइरूवेट का विखंडन होकर क्या होता है? जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, ग्लूकोज को विखंडन, जो क्या करती हैं कि जो 3 कार्बन वाले पाइरूवेट के अणु को विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड अणु देता है। और दूसरा उत्पाद क्या होता है? जल।
आपको बताते हैं श्वसन दो प्रकार का होता है, अवायु श्वसन, वायु श्वसन। वायु श्वसन किसमें, जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता हो उसको हम क्या कहते हैं, वायु श्वसन कहते हैं। लेकिन जिसमें ऑक्सीजन का, भोजन के विखंडन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग न होता हो उस श्वसन को हम अवायु श्वसन कहते हैं। ठीक है, देखिए अवायु श्वसन में क्या होता है कि कुछ जीव ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं। जीव अवायु श्वसन क्या होता है, जो कुछ जीव, अवायु श्वसन वाले जीव ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं जो ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडन करने के लिए करते हैं। जबकि कुछ अन्य जीव होते हैं जिनमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता उनको हम अवायु श्वसन जीव कहते हैं, अवायु श्वसन जीव कहते हैं। लेकिन जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता उसको हम अवायु श्वसन कहते हैं। ठीक है, ऐसे इन सभी उनमें क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होता तो उन सभी अवस्थाओं में ग्लूकोज को पहले क्या था, 6 कार्बन वाले अणु को 3 कार्बन अणु में क्या होता है, पाइरुवेट में विखंडन किया जाता है। यह जो प्रोसेस होती है कोशिका त्रय में होती है। इसके पश्चात क्या होता है, पाइरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। जो पाइरुवेट इथेनॉल था वो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। और यह प्रक्रम किण्वन के इष्ट में कहाँ होता है, किण्वन के समय इष्ट में होता है। क्योंकि यह प्रक्रम वायु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसीलिए हम अवायु श्वसन कहते हैं। पाइरुवेट का जो विखंडन होता है, पाइरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो पाइरुवेट होता है उसका विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उस समय क्या होता है, उस समय प्रक्रम 3 कार्बन वाले पाइरुवेट के अणु को विखंडन करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड अणु देता है। 3 कार्बन वाले जो पाइरुवेट होता है उनका फिर से विखंडन करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड वाले अणु बनता है। दूसरा उत्पाद क्या होता है, जल बनता है। क्योंकि यह प्रक्रम ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, क्योंकि यह प्रक्रम ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उपस्थिति में होता है। अभी तक तो हमने वायु और वायु श्वसन के बारे में पढ़ लिए हैं। अब हम थोड़ा एक क्रियाकलाप देख लेते हैं। एक प्रखनली में ताज़ा तैयार किया हुआ चूने का पानी लीजिए। क्या करना है आपको बच्चों कि एक प्रखनली में ताज़ा तैयार किया चूने का पानी लेना है। इस चूने के पानी में निःश्वसन द्वारा निकाली वायु को प्रवाहित करनी, निःश्वसन द्वारा निकाली वायु को नोट कीजिए कि चूने के पानी को दूधिया होने में कितना समय लगता है। चूने को पानी में दूधिया होते समय कितना समय लगता है। एक सिरिंज या पिचकारी द्वारा दूसरी प्रखनली में ताज़ा चूने पानी का लेकर उसे प्रवाहित करना। आपको क्या करना है, एक सुई का सिरिंज लेना है या पिचकारी की सहायता से दूसरी प्रखनली में ताज़ा चूने पानी को लेकर प्रवाहित करना है। ठीक है, नोट कीजिए कि इस बार चूने के पानी में दूधिया होने में कितना समय लगता है। जो चूना का पानी है उसको क्या, निःश्वास द्वारा निकली वायु कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बारे में आप क्या कह सकते, क्या दर्शाते हैं। दूसरा क्रियाकलाप में देखते हैं। किसी फल या रस चीनी का घोल लेकर उसके कुछ ईस्ट डालिए। क्या करना है आपको, किसी फल या चीनी का रस लेना है, आपको उसमें कुछ ईस्ट डाल देना है। एक छिद्र वाली कार्क लगी प्रखनली के इस मिश्रण को ले ले। क्या करना, एक छिद्र वाली कार्क लगी प्रखनली को इस मिश्रण में ले ले। ठीक है, कार्क में मुड़ी हुई कांच की नली लगाइए। क्या करना है, कार्क में मुड़ी हुई कांच की नली लगाना। कांच की नली में स्वतंत्र सिरे को ताज़ा तैयार चूने की पानी को प्रखनली में डाल लिए जाइए। ठीक है, चूने के पानी में होने वाले परिवर्तन तथा इस परिवर्तन लगने वाले समय को अवलोकन करना और किण्वन उत्पाद के बारे में हमें दर्शाना है। इस प्रैक्टिकल को करके बताइएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता था। ठीक है, और उसको हम वायु श्वसन कहलाते, क्या है, वायु श्वसन कहलाता है। वायु श्वसन में ऊर्जा का जो मोचन होता है, मोचन अवायु श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक है। जो वायु श्वसन का जो उपयोग होता है, ऊर्जा का जो उपयोग होता है वायु श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। कभी कभी क्या तो असक्त मोचन अधिक होता है। कभी कभी क्या होता है, जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, मतलब अभाव हो जाता है। जब कभी कभी जब हमारी पेशियों में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, जैसे जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा दौड़ते हैं, ज़्यादा खेलते हैं, उसमें क्या होता है कि कभी कभी हमारी जो पेशियाँ होती है उनमें क्या होता है, वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उस समय क्या होता है कि पाइरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। जो हमारे शरीर में पाइरुवेट होता है उसको विखंडन के लिए का दूसरा पथ अपनाया जाता है। यह पाइरुवेट एक अन्य
एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या होता है कि जो पाइरुवेट है वो क्या होता है, वो एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है, परिवर्तित मतलब चेंज हो जाता है। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है, क्रैम्प का कारण हो सकता है। आपको बता दें कि जो अचानक किसी क्रिया के होने के से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन का कमी हो जाती है तो उस समय क्या होता है कि जो हमारी पाइरुवेट है, पाइरुवेट जो कोशिका में मौजूद होता है उसका भी खंडन करने के लिए दूसरा पथ अपनाते हैं। हम कोशिका अपनाती है, क्या करती है, वो पाइरुवेट को 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में चेंज कर देती है, 3 कार्बन वाले अणु को लैक्टिक अम्ल में चेंज करते। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का एक उदाहरण है, क्रैम्प का कारण हो सकता है। देखिए ये ग्लूकोज है, हमारे भोजन के साथ ग्लूकोज को हम अंदर लेते हैं और ये सारी प्रोसेस कोशिका तंत्र में होती है। कहाँ होते हैं, कोशिका तंत्र में। अब क्या होता है, जो पाइरुवेट है, ग्लूकोज का विखंडन होता है पाइरुवेट के 3 वायु वाले अणु तथा ऊर्जा के साथ, ठीक है, वायु अणु 3 ऊर्जा के साथ होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में क्या होता है, जो ग्लूकोज से पाइरुवेट बना था, पाइरुवेट सब क्या होता है, ईस्ट में क्या होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा बनता है। क्या होता है, प्लस ऊर्जा, कार्बन के 2 अणु बनते हैं, कार्बन के 2 अणु बनते हैं। क्या होता है, जो ग्लूकोज का विखंडन होता है कोशिका द्रव में, तब क्या होता है, पाइरुवेट में चेंज होता है, पाइरुवेट के 3 अणु, पाइरुवेट के 3 प्लस अणु, 3 अणु और ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा निर्माण होता है। तो वैसे ही प्रोसेस जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में पाइरुवेट का विखंडन इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा के 2 कार्बन अणु के प्राप्त होते हैं। लेकिन आपको बता दें, जो ऑक्सीजन का अभाव हमारी पेशियों में होता है, मनुष्य के हमारी पेशियों में होता है, तो उस समय क्या होता है, जो पाइरुवेट होता है ना, वो लैक्टिक अम्ल तथा ऊर्जा में यानी कार्बन के 3 अणु प्राप्त होता है, हाँ, टूट जाता है। वही ऑक्सीजन का माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो पाइरुवेट है, पाइरुवेट का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा में उसका निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा में क्या होता है, विखंडन हो जाता है, किसका, पाइरुवेट का, माइटोकॉन्ड्रिया में। ईस्ट में क्या होता है पाइरुवेट का विखंडन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, जो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा के 2 अणु बनते हैं, ठीक है। और जब पाइरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन के अभाव में मनुष्य की पेशियों में होता है, तो उस समय जो पाइरुवेट क्या बनता है, पाइरुवेट विखंडन से लैक्टिक अम्ल ऊर्जा के 3 कार्बन अणु बनते हैं। आपको पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरुवेट का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा में होता है। विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन, विभिन्न पथों में ग्लूकोज का विखंडन अलग अलग होता है। कोशिकीय शोषण द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल एटीपी नामक अणु में संश्लेषण प्रयुक्त हो जाती है। जो कोशिकीय शोषण होता है, जो कोशिकीय शोषण में क्या होता है, जो मोचित ऊर्जा जो ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, ऊर्जा तत्काल एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में क्या प्रयुक्त हो जाते हैं, संश्लेषण में एटीपी अणु को संश्लेषण करने में क्या प्रयुक्त हो जाते हैं, जो कोशिका की किसी अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन के तरह प्रयुक्त होता है। जो कोशिकीय शोषण में मोचित जो ऊर्जा होते हैं, जो निर्माण ऊर्जा होते हैं, उनका एटीपी नामक अणु को बनाने में क्या प्रयुक्त हो जाते हैं, उपयोग होते हैं। जो कोशिका की अन्य क्रियाओं में ईंधन की तरह क्या कार्य करते हैं, ईंधन की तरह प्रयुक्त होते हैं। एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा क्या होती है, निर्माण होती है। मोचित का मतलब निर्माण, ऊर्जा का निर्माण होता है। एक एटीपी के विखंडन से एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। जो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा क्या होता है, मोचित का निर्माण होता है। जो कोशिका के अंदर होने वाली आंतरिक एंडोथर्मिक क्रियाओं को परिचालन करती क्या करती है, जो कोशिका विखंडन से ऊर्जा जो निर्माण होती है, जो कोशिका के अंदर होने वाले एंडोथर्मिक क्रियाओं को क्या परिचालन करती है, एंडोथर्मिक क्रियाओं को अंतरोष्मिक क्रियाओं का क्या परिचालन करती है। क्या होता है, जो कोशिका में जो श्वसन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, वह ऊर्जा क्या करती है, एटीपी के अणु को बनाने में क्या प्रयुक्त मदद करती है। जो
जो कोशिका है किसी अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त है। जो कोशिका बनाती है ऊर्जा का प्रयुक्त एटीपी, और जो कोशिका एटीपी की जो कोशिका होती है वो अगर ईंधन की तरह प्रयुक्त होती है। ठीक है, एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा की ऊर्जा निकलती है जो कोशिका के अंदर होने वाले अंतराउष्मिक एंडोथर्मिक क्रियाओं को परिचालन करती है। एंडोथर्मिक क्रियाओं को परिचालन करती है। एटीपी थोड़ा देख लेते हैं। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। क्या कहता है? अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए जो एटीपी है वो ऊर्जा का मुद्रा है। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा तो श्वसन प्रक्रम में क्या होता है? जो प्रक्रम मोचित ऊर्जा का जो निर्माण होता है उसका उपयोग क्या होता है? एडीपी तथा अकार्बनिक फास्फेट एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। जो अधिकांश कोशिकीय प्रक्रम में क्या होता है? जो एटीपी ऊर्जा का जो एटीपी की ऊर्जा मुद्रा है। श्वसन प्रक्रम में मौजूद ऊर्जा का उपयोग एडीसी एडेनोसिन डाइफास्फेट तथा अकार्बनिक फास्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। जब एडीपी एडेनोसिन डाइफास्फेट और फास्फेट के अणु मिलते हैं तो ऊर्जा क्या होता है? एटीपी से क्या होता है? एटीपी से एटीपी निकल जाता है तो एटीपी का निर्माण होता है। ठीक, अंतराउष्मिक मतलब एंडोथर्मिक प्रक्रम में कोशिका के अंदर तब इसी एटीपी का उपयोग क्रियाओं के परिचालन में करते हैं। क्या करते हैं कि जो एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है? कोशिका के अंदर एटीपी का उपयोग क्रियाओं के परिचालन में करते हैं। जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में जब अंतः फास्फेट संलग्न खंडित होती है तो 30.5 जूल प्रति मोल के तुल्य ऊर्जा मोचित होती है। क्या होती है? ऊर्जा का निर्माण होता है। आपको पता है जो एंडोथर्मिक रिएक्शन प्रोसेस में क्या होता है? कोशिका के अंदर तब इसी एटीपी का उपयोग क्रियाओं के परिचालन में करते हैं। जब जल का उपयोग करने के बाद एटीपी अंतः फास्फेट संलग्न विखंडित हो जाती है। अंतः फास्फेट संलग्न विखंडित हो जाती है और 30.5 किलो जूल प्रति मोल से के तुल्य में ऊर्जा मोचित होती है। ऊर्जा निकलती है। सोचिए कैसे एक बैटरी विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। जैसे आप कोई बैटरी है, एक बैटरी विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। यह आंतरिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा है। यह आंतरिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा है और इस प्रकार अन्य के लिए भी उपयोग में लाई जाती है। और इसी प्रकार जो अन्य कार्यों के लिए उपयोग में क्या लाई जाती है। इस तरह कोशिका में भी एटीपी का उपयोग पेशियों के सिकुड़ने, इसी प्रकार जो कोशिका में जो एटीपी का निर्माण होता है उसका उपयोग क्या होता है कि कोशिका को सिकुड़ने, पेशियों को सिकुड़ने, पोटेशियम प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग संचरण आदि अनेक क्रियाओं में किया जाता है। अनेक क्रियाओं के लिए क्या किया जाता है? आपको पता है जो एंडोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक प्रक्रम कोशिका के अंदर होता है। इसमें उस समय क्या होता है कि एटीपी का उपयोग क्रियाओं के परिचालन में करती है। एटीपी का जो उपयोग होता है क्रियाओं के परिचालन में होता है। जल का उपयोग करने के बाद एटीपी को फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एपीके है। ठीक है, एटीपी में जब अंतः फास्फेट में संलग्नता क्या विखंडित हो जाती है, तब क्या होता है? तब वो 30.5 किलो जूल प्रति मोल तुल्य ऊर्जा क्या निकलती है। ऊर्जा निकलती है। जो ऊर्जा निकलती है उसमें कहाँ इसका उपयोग? एटीपी का उपयोग होता है। जो सिकुड़ने, कोशिका को सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग संचरण आदि के लिए अनेक क्रियाओं के लिए होता है। जैसे एक ही बैटरी यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा में अन्य में उपयोग लाई जाती है। उसी प्रकार एक जो एटीपी है उसका भी उपयोग कोशिका को सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग संचरण आदि की अनेक क्रियाओं के लिए किया जाता है। क्योंकि वायु श्वसन अथवा ऑक्सीजन निर्भर रहता है। क्योंकि जो वायु श्वसन होती है उसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है। अतः
वायु जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। आपको उम्मीद हो गया होगा कि जो वायु जीव होते हैं उनमें क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक है, ग्रहण की जाती है। मतलब वायु जीव को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि जो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा सकती है। हम देख चुके हैं कि पौधे गैसों का आदान प्रदान, जो पौधे होते हैं अपनी गैसों का आदान प्रदान कैसे, रंध्र के माध्यम से करते, कैसे करते हैं, रंध्र के माध्यम से करते हैं, रंध्र के द्वारा करते हैं। और अंतरकोशिकीय अवकाश यह सुनिश्चित करते हैं, जो उसमें जो छोटे छोटे छिद्र खाली जगह होते हैं वो अवकाश यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिका वायु के संपर्क में। अंतरकोशिकीय अवकाश यह सुनिश्चित करते हैं कि जो सभी कोशिकाएं में क्या मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में, वायु के संपर्क में है, ठीक है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान मिश्रण द्वारा होता है। कैसे होता है, जो पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान होता है वो किस मिश्रण के द्वारा होता है। यह कोशिकाओं में या उससे दूर बाहर वायु में जा सकती है। जो ये होती है, ये कोशिकाएं उससे दूर या बाहर के वायु में जा सकती है। मिश्रण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधों की आवश्यकता पर निर्भर करती है। जो मिश्रण की अवस्था होती है वो किस पर निर्भर करती है, जो मिश्रण की दिशा पर्यावरणीय अवस्था तथा पौधों की अवस्था पर निर्भर करती है। रात्रि के समय जब कोई प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो रही है, आपको पता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया रात्रि के समय नहीं हो रही है, तब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान क्रिया है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान क्रिया है। दिन में श्वसन के दौरान निकली कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। क्या होता है, जो दिन में के समय श्वसन के समय जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो जो प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। अतः कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती इस समय ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ है। आपको पता है कि जो मनुष्य है मनुष्य क्या करते हैं, दिन के समय ऑक्सीजन लेते हैं और रात के दिन क्या करते हैं, सांस लेते समय ऑक्सीजन को अपने अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड अपने शरीर से क्या बाहर निकालते हैं। तो जंतुओं में क्या होता है, पर्यावरण में ऑक्सीजन लेते हैं और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के अंगों का विकास होता है। जो मनुष्य में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के अंगों का विकास होता है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के लिए। अंगों का विकास, स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं। आपको पता है जो स्थल पर रहने वाले जंतु होते हैं वो क्या वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जंतु में जल रहते हैं, परंतु जल में जो जंतु रहते हैं उन्हें जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। आपको याद है कि आपको पता है कि जो स्थल पर रहने वाले हैं जंतु वो वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेते हैं, लेकिन जो सोचिए जो जंतु जल में रहते हैं वो अपना ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, तो वह भी लेते हैं उन्हें जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करने की आवश्यकता है। जो जल में क्या ऑक्सीजन विलय तो उन्हीं का उपयोग कर जीवित रहते हैं। एक क्रियाकलाप देखते हैं, जलाशय में मछली का अवलोकन करना। आपको क्या करना है कि जलाशय में मतलब नदी के किनारे चाहे पोखरे में कहीं भी आपको जाकर एक मछली का अवलोकन करना है। वे अपना मुंह खोलती है। आप देखते होंगे कि जो मछलियाँ होती हैं, कभी नहीं होगा तो आप कुछ लाई लेकर जाइए घर से, कुछ खाने के लिए उसका सामान लेकर जाइएगा, उसको पोखरे में जाकर फेंकिएगा, देखिएगा बहुत सी मछलियाँ दिखने की आपको देखते होंगे वे अपना मुँह खोलती होंगी और बंद करती है। क्या करती है, खोलती हैं और बंद करती हैं। साथ ही आँखों के पीछे क्लोम छिद्र भी खुलता है। क्या होता है, जब आंखें मुंह खोलती है तो क्लोम छिद्र भी साथ में क्या खुलता है बंद होता है, तो क्या मुंह और क्लोम छिद्र के खुलने और बंद होने के समय इस प्रकार का समन्वय होता है। मुख और क्लोम छिद्र के खुलने और बंद होने के समय किसी प्रकार का समन्वय होता है। गिनती करो कि मछली 1 मिनट में कितनी बार सांस लेती है, 1 मिनट में कितनी बार मुंह खोलती है और बंद करती है, 1 मिनट में कितनी बार मुंह खोलती है और बंद करती है। और इसकी तुलना आप अपनी श्वास के 1 मिनट के अंदर में 1 मिनट में अंदर और बाहर निकालने से कर सकते हैं।
आप देखते होंगे कि मछलियाँ जो होती है मछलियाँ जब होती हैं वो मुँह खोलती हैं, बंद करती हैं, तो उसके साथ-साथ उनका जो क्लोम होता है, क्लोम छिद्र में पीछे का जो गलफड़ा होता है वो भी खुलता है और बंद होता है। यह मुख और क्लोम छिद्र के खुलने के और बंद होने के समय किस प्रकार समन्वय है? आपको क्या करना है, आपको देखना है कि बच्चों गिनती और उसको काउंट करिए कि 1 मिनट में मछली है जो अपने मुँह को कितनी बार खोलती है और बंद करती है। इसकी तुलना आप अपनी स्वास्थ्य में आप अपना भी निकाल सकते हैं, जब आप 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेते हैं, ठीक है? कोई व्यक्ति 1 मिनट में 72 से 78 बार ही साँस लेते हैं, ठीक है? जो जीव जल में रहते हैं, वे जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जीव जल में रहते हैं, वो क्या कहते हैं, जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत क्या कम होती है। क्योंकि जो जलीय जीव होते हैं वो जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं क्योंकि जो जल में विलेय ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में कम होती है। इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर असली जीव की अपेक्षा बहुत द्रुत होती है। कहते हैं बहुत द्रुत होती है, इसलिए जलीय जीवों की जो श्वास दर असली जीव की अपेक्षा द्रुत होती है। क्या होती है? द्रुत होती है। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है। क्या आपने देखा होगा, जो मछलियाँ होती है अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती है। क्या करते हैं, मछलियाँ जो होती हैं अपने मुख द्वारा बलपूर्वक जल लेती है और इसको क्लोम तक पहुंचाती है और बलपूर्वक इसे क्लोम जहाँ विलेय ऑक्सीजन रुधि ले लेता है। क्या कहता है, जहाँ विलेय ऑक्सीजन रुधि ले लेता है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। क्या कहते हैं, जो स्थल पर रहने वाले जीव होते हैं, स्थल पर रहने वाले जीव श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। आपको पता है कि जो ऑक्सीजन के अब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की होती है। जो स्थल पर रहने वाले जीव होते हैं जो वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, और विभिन्न जीवों में जो ऑक्सीजन का उपयोग करने की शक्ति होती है, अवशोषित करने की प्रोसेस होती है, वो अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार होती है। इन सभी अंगों में एक संरचना होती है। क्या होता है, इन सभी अंगों में क्या एक रचना होती है जो उस सतही क्षेत्रों के बढ़े जो उनका जो ऑक्सीजन का उपयोग करने की जो अवचरण शक्ति होती है, क्या होती है, अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है, लेकिन इन सभी अंगों की एक रचना होती है। क्या होते हैं, उस सभी क्षेत्र उस सतही क्षेत्र को क्या बढ़ा देती है, जो ऑक्सीजन को बहुमूल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है। क्या कहता है, जो ऑक्सीजन बहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहती है। क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस सतह के आर पार होता है। क्या करता है, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है, इस सतह के आर पार होता है, अतः यह बहुत पतली तथा मुलायम होती है। क्या होती है, जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय एक्सचेंज इस सतह पर होती है, अतः यह सतह बहुत पतली तथा मुलायम होती है। इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से यह शरीर के अंदर अवस्थित होती है। अतः इस क्षेत्र में वायु के आने के लिए कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जहाँ ऑक्सीजन अवशोषित होती है उस क्षेत्र में वायु अंदर की ओर बाहर होने के लिए एक क्रियाविधि होती है। क्या क्रियाविधि होती है, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो विनिमय इस सतह के आर पार होता है, अतः बहुत से पतली तथा मुलायम होती है। क्या होती है, बहुत से पतली तथा मुलायम होती है। इस सतह की जो रक्षा के उद्देश्य से यह शरीर के अंदर अवस्थित होती है। अतः इस क्षेत्र में वायु आने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जहाँ ऑक्सीजन अवशोषित होती है उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर होने के लिए एक क्रियाविधि होती है। एक क्रिया और अधिक जाने तंबाकू का सीधा उपयोग या सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, गुटखा आदि से क्या करना, इससे छुटकारा पाना, सिगरेट आदि से इसमें किसी भी उत्पाद का उपयोग
उत्पाद का उपयोग हानिकारक होता है। क्या होता है? तंबाकू का सीधा उपयोग सिगार, सिगरेट, सीडी, हुक्का का जो उपयोग होता है हानिकारक होता है। तंबाकू का उपयोग आमतौर पर जीभ, फेफड़ा तथा जो हम तंबाकू लोग पीते हैं, क्या करते हैं, तंबाकू लोग पीते हैं, जो फेफड़ा का जो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, गुटखा खाते हैं, क्या तो उनका जो फेफड़ा होता है दिल तथा लीवर को प्रभावित करता है। क्या होता है? तंबाकू का उपयोग करने से जो लोग उपयोग करते हैं उनका जो जीभ होता है, फेफड़े होते हैं, दिल तथा लीवर का प्रभावित करता है। धुआं रहित तंबाकू भी दिल के दौरे, स्ट्रोक, फुफ्फुस बीमारियों और कैंसर से कई अन्य रूपों के लिए एक प्रमुख कारक होता है। कैंसर के कई अन्य प्रमुख रूपों के लिए एक प्रमुख कारक होता है। भारत में गुटखा सेवन से मुख्य कई कैंसर की घटनाएं क्या बढ़ रही है। स्वस्थ रहे और तंबाकू से बने उत्पादों को न करें। क्या करना आपको? आप देखते होंगे जितने भी लोग क्या करते हैं, तंबाकू पीते तंबाकू पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट भी खाते हैं, और गुटखा भी क्या खाते हैं। गुटखा भी कई टाइप का होता है, बहुत भयंकर वाले, उनको भी खाते हैं। देखा होगा कि किसी भी उत्पाद का उपयोग हानिकारक होता है। इनमें से जितने भी जिनका नाम लिए उन सभी जो भी सारी क्या हानिकारक होते हैं। उनका उपयोग करने से क्या सभी को हानि होती है। ठीक है, तंबाकू का उपयोग आमतौर पर आपने देखा होगा कि जीभ जो होता है, जो हमारा फेफड़ा है, दिल है, लीवर है, को प्रभावित करता है। डायरेक्ट जो तंबाकू को जो सेवन करने वाले लोग होते हैं उनके जो फेफड़े, दिल पे तो डायरेक्ट प्रभाव नहीं करता है, दिखाते हैं। धुआं रहित तंबाकू भी मिलने के दौरे खत्म होता है। धुआं रहित भी तंबाकू मिलने के पाए जाते हैं। धुआं रहित भी तंबाकू क्या पाए जाते हैं। स्ट्रोक, फुफ्फुसी बीमारियों और कैंसर के अन्य फेफड़ों की बीमारी और कैंसर के कई अन्य रूपों के लिए एक प्रमुख कारक है। भारत में कहते गुटखा सेवन से मुख के कैंसर की घटनाएं बढ़ रही है। आपको पता है जो हमारा इंडिया है, भारत में क्या हो रहा है? भारत में क्या हो रहा है? जो गुटखा सेवन से मुख के कैंसर की घटनाएं बढ़ रही है। कैंसर की घटनाएं बढ़ने समस्या एक स्वस्थ है और तंबाकू से बने उत्पाद का उपयोग न करें। मनुष्य में अभी फिगर में देखिए, मनुष्य में वायु होता है शरीर के अंदर नासा द्वारा जाती है। क्या जाती है? आपको आप देखते होंगे जो आप वायु लेते होंगे, ऑक्सीजन है तो किसके द्वारा लेते हैं? नाक के द्वारा लेते हैं। नाक के द्वारा लेते हैं। नासा द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों के द्वारा निष्पादित होती है। आपको पता है जो हमारे नाक में बाल होते हैं वो क्या करते हैं, जो हम नाक में जो सांस ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं नाक के द्वारा, उसमें छोटे छोटे कण, धूल, मिट्टी होते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे जो नाक में बाल होते हैं ना उनको क्या फिल्टर में छान देती है। क्या कहते हैं? निष्पादित कर देते हैं, छान देते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे शरीर में जाने वाली वायु, धूल तथा दूसरी अशुद्धियां रहित मतलब रुक जाती है। क्या रुक जाती है? वो शरीर के अंदर नहीं जा पाता है। क्या होता है? नहीं जा पाता है। जिससे क्या होता है, शरीर में जाने वाली जो वायु में धूल तथा दूसरी अशुद्धियां क्या होती है, रुक जाती है। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है। क्या होता है? चिपचिपे पदार्थ, श्लेष्मा की परत होती है जो इस प्रक्रम में सहायक होती है। कहते हैं सहायक होती है। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है। जो हम नासा द्वार से जो ऑक्सीजन या वायु को अंदर लेते हैं वो क्या होता है, उसमें जो धूल, कण, मिट्टी होते हैं। नासा मार्ग में जो हमारे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं वो क्या कहते हैं, जो हमारी जो ऑक्सीजन अंदर लिए थे उस ऑक्सीजन में जो धूल, कण होते हैं उनको क्या निष्पादित करती है, छान देती है। इससे क्या होता है, जिससे शरीर में जाने वाली वायु, धूल, कण, दूसरी अशुद्धियों को रोक दी जाती है। इस मार्ग में क्या होता है, जो नाक में इस मार्ग नासा द्वार में क्या होता है कि श्लेष्मा की परत होती है चिपचिपे टाइप की, इस परत भी क्या सहायता करती है। यही होता है जो धूल, कण जाकर चिपक जाते हैं। ठीक है, यहाँ से वायु नासा द्वार से जो ऑक्सीजन होता है वो कंठ से होते हुए फुफ्फुस में प्रवाहित होती है। कंठ से होते हुए कहाँ फुफ्फुस में प्रवाहित? कंठ में उपस्थित वलय के उपस्थिति होती है। यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपातित न हो।
देखिए ये नासा द्वारा, इसके द्वारा हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, यहाँ से कंठ से होते हुए तो फुफ्फुस में, तो फेफड़े में चली जाती है। जैसे इस फिगर में दिखाया गया, ये हमारा नासा द्वारा ऑक्सीजन यहाँ से लेते हैं, यहाँ से कंठ नली, कंठ नली से कहते हैं फुफ्फुस में आते हैं। ठीक है, फुफ्फुस में आती है हमारी श्वास नली होती है। ठीक है, ये कंठ, कंठ से होते हुए कहाँ आती है, हमारी फेफड़े में आती है, फुफ्फुस में। फुफ्फुस के अंदर क्या होता है, फुफ्फुस जो फेफड़े है, फेफड़े के अंदर अंदर मार्ग, मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होती है। जो फुफ्फुस के अंदर क्या होता है, उनके भी मार्ग होते हैं, छोटे छोटे रास्ते होते हैं, जो छोटी छोटी नलिकाओं में क्या विभाजित हो जाती है, जो अंत में गुब्बारे जैसी संरचना क्यों अंकुरित हो जाती है। और क्या होता है, जो फुफ्फुस होता है उसके अंदर क्या होता है, अंदर भी छोटे छोटे नलिकाओं में विभाजित होता है। और वो कैसे होते हैं, गुब्बारे छोटे, अंत में क्या होते हैं, गुब्बारे जैसी, जैसे ये बैलून है, बैलून की तरह रचना अंकुरित हो जाता है, जिसे कुपिका कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे कुपिका कहते हैं। किसे कुपिका, कुपिका एक सतह पर उपलब्ध होती है, सतह उपलब्ध कराती है। जो कुपिका एक सतह उपलब्ध, जिसमें जिसमें क्या होता है, गैसों को विनिमय होता है, गैसों का जो गैस, जो ऑक्सीजन को हम अंदर ले जाते हैं कुपिका, उसको भरती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको बाहर निकाल देती है। ठीक है, क्या है, जो फुफ्फुस के अंदर छोटे छोटे, फुफ्फुस का होता है छोटे के अंदर छोटे छोटे मार्ग होते हैं, वो जो नलिकाएं होती है विभाजित हो जाती है, अंत में गुब्बारे जैसे संरचना लेती है, उस जिसे कुपिका कहते हैं। कुपिका क्या करती है, जो सतह उपलब्ध कराती है, जिसमें गैसों का विनिमय हो सकता है। ठीक है, कुपिकाओं की भित्ति में भी रुधिर वाहिकाओं का विस्तरण जाल होता है। अब क्या होता है, जो कुपिकाएं होती है, कुपिका के जो वाल होते हैं ना, कुपिका जो ये वाल है, उसमें क्या होता है, उसमें रुधिर वाहिकाओं का विस्तरण जाल होता है। जैसे हम प्रारंभिक वर्षों में देख चुके हैं कि जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियाँ क्या होती है, ऊपर उठती है। आपने कभी सांस लेते सब देखते होंगे कि आपकी जो पसलियाँ है, जो करीब पसलियाँ के ऊपर उड़ती है, और हमारा जो डायफ्राम है, डायफ्राम जो नीचे चपटा हो जाता है, इसके परिणामस्वरूप क्या होता है, जो हमारी वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है। हम ऑक्सीजन लेते हैं तो जो हमारा वक्ष गुहिका कहते हैं बड़ी हो जाती है, इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है। इसके कारण क्या होता है, जैसे हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो जो हमारी पसलियाँ ऊपर उड़ती है और डायफ्राम चपटा हो, इसके परिणाम जो वक्ष गुहिका होती है हमारी बड़ी हो जाती है, और इस कारण जो फुफ्फुस के अंदर जो कुपिका थी, अंदर अंदर के अंदर चली जाती है, जो कुपिका के अंदर जो वायु ऑक्सीजन फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है, जो वायु होती है उसको। ठीक है, तथा विसरित कुपिकाओं में भर जाती है। सारे कुपिकाओं जितने भी होते हैं इसके तो सारे ऑक्सीजन भर जाते हैं। रुधिर शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में छोड़ने के लिए आता है। आप कहते हैं जो रुधिर होते हैं, आपको पता है जो कुपिका होते हैं उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। अब जो कुपिकाओं में जब ऑक्सीजन जाता है तो जितने भी ब्लड वेसल्स होती है उस सारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन सप्लाई कर देते हैं। अब जो कोशिकाओं में ऑक्सीजन सप्लाई होता है, जो कोशिकाओं में ऑक्सीजन सप्लाई होता है, उस कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वहाँ से क्या करते हैं, जो ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, रुधिर क्या करता है, रुधिर वहाँ से ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को कुपिकाओं में ला देता है। क्या कहते हैं, कुपिकाओं में ला देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कुपिकाओं में छोड़ने के लिए आता है। छोड़ने तो कुपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। अब क्या करता है, जो कुपिका होती है, रुधिर वाहिका का जो रुधिर होता है, कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी भागों तक तो पहुंचता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है तो फुफ्फुस जो होते हैं सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं। क्या कहते हैं, जो जब हम श्वसन साइकिल के समय क्या होता है, श्वसन साइकिल के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है तो जो फुफ्फुस होते हैं ना, जो हमारे फेफड़े होते हैं, वो कहते हैं सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं। कहते हैं अवशिष्ट, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। क्या होता है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त, मान लीजिए ये कुपिका होती है, हाँ, ये ब्लड वेसल्स, ये कुपिका, ये कोशिका है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कुपिका में क्या होता है, ऑक्सीजन जाता है, ये कुपिका जब ऑक्सीजन जाता है फेफड़े से तो ये क्या फूल जाती है, इतने बड़ी हो जाती है। जब ये बड़ी हो जाती है तो क्या होता है, ये फूल जाती है, ये बड़ी, तो इसमें ऑक्सीजन चला जाता है, और जो यहाँ पे ऑक्सीजन होता है और
ये ऑक्सीजन क्या होता है, जो कोशिकाओं का जो ब्लड वेसल होता है इसको ऑब्जर्व करती है और यहाँ से रुधिर क्या करता है, सारी को यहाँ से ऑक्सीजन को लेकर सारी कोशिकाओं में क्या पहुँचा देता है। अब सारी कोशिकाओं में क्या होता है, जो कार्बन सारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुँचता है, उसके बाद क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है सारी कोशिकाओं में, उसको फिर रुधिर कोशिकाओं में मिलाकर क्या छोड़ देता है। देखिए लिखा है, रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं में छोड़ने के लिए आता है और रुधिर रुधिर क्या होता है, छोड़ने के लिए आता है। रुधिर कुपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। क्या कहता है, सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। श्वसन चक्र के समय क्या होता है, जब वायु अंदर आती है और बाहर होती है तो फुफ्फुस सदैव सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं। क्या होता है, जो हमारे फेफड़े होते हैं सदैव वायु का जो अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के पर्याप्त मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। तो हम देखेंगे ये धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जो धूम्रपान होता है क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। फेफड़े का कैंसर दुनिया में मौत के सामान्य कारणों से जैसे एक है। आपको पता है जो फेफड़े में कैंसर होता है दुनिया में मौत के सामान्य कारणों में से क्या एक है। ये श्वास नली के ऊपरी हिस्से में छोटे छोटे बालों जैसी संरचनाएं होती है। जो हमारा श्वास नली है उसमें क्या होता है, ऊपरी हिस्से में छोटे छोटे बालों जैसी संरचना होती है, जिन्हें हम सिलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलिया कहते हैं। ये सिलिया सांस लेते वक्त अंदर ली जाने वाली वायु से रोगाणु को, धूल और अन्य हानिकारक कणों को हटाने में मदद करती है। धूम्रपान करने वाले कणों में बालों जैसी संरचना नष्ट हो जाती है, जिससे रोगाणु, धुआं और अन्य हानिकारक रसायन फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। क्या कहते हैं, जो संक्रमण खांसी और यहाँ तक कि फेफड़ों में कैंसर भी कभी कारण हो सकता है। आपको पता है जो धूम्रपान करने वाले लोग होते हैं, धूम्रपान करने जो गुटखा, सिगरेट, बीड़ी का जो सेवन करते हैं, वो व्यक्तियों में क्या होता है, जो उनकी जो श्वास नलियाँ होती है, आपको पता है जो श्वास नली में के ऊपरी हिस्से में छोटे छोटी बालों जैसी संरचना होती है, जिन्हें हम सिलिया कहते हैं। जो धूम्रपान करने वाले लोग होते हैं, धूम्रपान करने वाले लोग होते हैं, उनमें क्या होता है, जो सिलिया होती है ना, सिलिया का वो खत्म हो जाती है। क्या होती है, सिलिया खत्म। जो सिलिया क्या करती है कि सिलिया और रक्त में मतलब सांस लेते वक्त क्या होते हैं, सांस लेते वक्त ली जाने जो वायु में रोगाणु, धूल, कण, हानिकारक को हटाने में मदद करती है। लेकिन जो धूम्रपान करने वाले लोग होते हैं उनमें सिलिया नष्ट होती है। हाँ, धूम्रपान करने में क्या होता है, सिलिया नष्ट हो जाती है। जैसे नष्ट होती जाती है, जिससे रोगाणु, धूल, धुआं आदि हानिकारक रसायन फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं, जो संक्रमण, खांसी यहाँ तक कि फेफड़ों में कैंसर भी के कारण बन सकते हैं। जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता जाता है, उनके विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त होती है। आपको पता है जैसे जैसे जंतुओं का जो आकार बढ़ता जाता है ना, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में अपर्याप्त होता है। उसकी दक्षता कम हो जाती है, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। फुफ्फुस की वायु से श्वसन ऑक्सीजन उन ऊतकों तक पहुंच जाते हैं जिन्हें हम ऑक्सीजन की कमी है। आपको पता है कि जैसे जंतुओं का जो शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त होता है और पर्याप्त नहीं होता है। उसकी दक्षता क्या होती है, कम हो जाती है, कैपेसिटी कम हो जाती है। फुफ्फुस की जो वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन को लेकर ऊतकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है। आपको पता है हीमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। क्या कहता है, उच्च बंधुता रखता है। यह वर्णक लाल रुधिर कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। क्या कहते हैं, लाल रुधिर कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलय होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलय है और इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलय अवस्था में होता है। आपको पता है जो हीमोग्लोबिन है हमारे आरबीसी में पाया जाता है। यही क्या करता है, ऑक्सीजन को ढोने का कार्य करता है। हमारे जितने शरीर में होता है ऑक्सीजन का सप्लाई हीमोग्लोबिन के माध्यम से ही होता है।
कोशिका, क्या आप जानते हैं कि यदि कोशिकाओं की सतह फैला दिया जाए, जो हमारी जो कोशिकाएं है उनकी सतह फैला दिया जाए, लगभग 80 वर्ग मीटर तक ढक लेती हैं। क्या करती है, अगर हम जो हमारी जो कोशिकाएं हैं, अभी हम पढ़े कोशिकाएं के बारे में, जो हमारे फुफ्फुस में होती है, ठीक है, वो कोशिकाओं की सतह को हम फैला दें तो वो लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्रफल ढक लेगी। क्या करेगी, यह आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके अपने शरीर का सतही क्षेत्र कितना होगा। विचार कीजिए कि विनिमय के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध होने पर गैसों का विनिमय कितना दक्ष हो सकता है। यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन गति करती है तो हमारे फुफ्फुस में ऑक्सीजन एक अणु को पैर के अंगूठे तक पहुंचाने में अनुमानित 3 वर्ष का समय लगा लेगा। अगर हमारे शरीर में विसरण के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति गति हो तो क्या होगा, जो फुफ्फुस से जो हमारे फेफड़े से ऑक्सीजन का एक अणु को पैर के अंगूठे तक पहुंचाने में 3 वर्ष का समय लगेगा। क्या आपको इससे प्रशंसा नहीं हुई कि हमारे पास क्या हीमोग्लोबिन है। आपको हीमोग्लोबिन, अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं होता तो जानते क्या होता कि जो हमारे फुफ्फुस से ऑक्सीजन है उसको हमारे पैर तक, मतलब पैर के उंगलियों तक पहुंचाने में लगभग 3 वर्ष का समय लगता। कि भगवान ने हीमोग्लोबिन दिया, जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति हर समय होती रहती है। ठीक है, हर समय होती। अगर हीमोग्लोबिन ना होता तो क्या होता कि ऑक्सीजन पहुंचने में 3 वर्ष लगता। आपको वीडियो कैसे लगे? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें।